Renegade Immortal, Chapter 562. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। आने वाले रुको। आर्मी कैंप के अंदर से एक दहाड़ आई। इस आवाज में ताकतवर किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। उसी वक्त कैंप के गिर्द दीवार से काली रोशनी की एक लकीर निकली, जिसने एक काली धुएं जैसी हिफाजती रुकावट बना दी। आर्मी कैंप के अंदर 10,000 ब्लैक आर्मर्ड डीमन सोल्जर्स मरकज में खड़े थे। उनके सामने ब्लैक आर्मर पहने एक मजबूत शख्स खड़ा था, जो सर्द महरी से आर्मी कैंप के बाहर देख रहा था। सीमा यान एहतराम से इस मजबूत आदमी के पास खड़ा था। उसके एक्सप्रेशन से देखा जा सकता था कि वो मजबूत आदमी के लिए एहतराम से भरा हुआ था। सीमा यान के अलावा ब्लैक आर्मर में 3 और लोग थे। उनके कपड़ों से साफ जाहिर था कि वो भी कमांडर्स थे, और उनके एक्सप्रेशंस भी उतने ही एहतराम वाले थे। वांग लिन के जिस्म मीटियोर की तरह हिला और बिल्कुल नहीं रुका। जब वो काली धुंध के करीब पहुंचा तो उसने एक स्नॉट की और उसके जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी फैल गई। उसके सामने मौजूद काली धुंध फौरन बिखर गई, उसके लिए रास्ता बनाया और वो पुरसुकून तरीके से अंदर चला गया। ब्लैक आर्मर वाले मजबूत आदमी ने सर्द महरी से वांगलिन को देखा जब उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, जो कोई भी मिलिट्री कैंप में घुसने की जुर्रत करेगा उसे बिना किसी सवाल के कत्ल कर दिया जाएगा। उसके पीछे मौजूद 3 कमांडर्स बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकले। सीमा यान ने वांगलिन को पहचान लिया, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर दांत भींचे और बाहर निकला। 4 कमांडर्स में से 3 अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर थे और एक मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर था। ये अगर वांगलिन के केव में दाखिल होने से पहले की बात होती तो वो फिर भी जीत सकता था, लेकिन इससे उसे कुछ परेशानी होती और काफी देर हो जाती। इसकी बड़ी वजह ये थी कि उन चारों के पास बहुत सी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जैसे ही उन्होंने उस पर हमला किया, उनकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ने 4 डीमन बीस्ट्स की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसने उन्हें और भी वहशी बना दिया। लेकिन अभी वांगलिन की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की चोटी पर खड़ा था। जब उसने उन चारों को अपनी तरफ आते देखा तो उसका एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पर पुरसुकून था। पीछे हटो। वांगलिन खड़ा रहा और सिर्फ 2 अल्फाज कहने के लिए अपना मुंह खोला। अगरचे उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इसमें सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी। ये आवाज 4 कमांडर्स के कानों में गरज की तरह गूंजी। सिर्फ वो कमांडर जो मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर था, वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन को बदलते हुए इसका मुकाबला कर सका। बाकी 3 सिर्फ अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर थे, इसलिए कल्टीवेशन लेवल्स में फर्क बहुत ज्यादा था। उनके चेहरे जर्द पड़ गए और उनके जिस्म लर्जे और बेख्तियार रुक गए। अगरचे उनकी कल्टीवेशन का मुवाजना सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से किया जा सकता था, लेकिन वो अभी भी वांगलिन के लेवल से बहुत नीचे थे। वांगलिन अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के उरूज तक पहुंच चुका था। वांगलिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब वो आगे बढ़ा। अगरचे उसके कदम सुस्त थे, लेकिन वो मजबूत थे। जिस कमांडर की कल्टीवेशन मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर थी, उसने फौरन एक कदम साइड पर ले लिया, क्योंकि उसने वांगलिन को रोकने की जुर्रत नहीं की। जहां तक बाकी 3 का ताल्लुक है, वो सब सदमे से भरे हुए थे, खासतौर पर सीमायान, जो उन सब में सबसे ज्यादा हैरान था, और उसने वांगलिन की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं की। उसने महसूस किया कि वो इस वक्त बहुत खुशकिस्मत था। अगर वो जानता कि वांगलिन के पास ऐसी कल्टीवेशन है तो वो कभी भी वांगलिन को उकसाने की जुर्रत न करता। लेकिन उसका दिल फौरन लर्जा जब उसने सोचा कि 13 और हु पाओ के साथ क्या हुआ। उसने चुपके से कोसा और अफसोस महसूस किया। जैसे ही वांगलिन करीब आया, तमाम 10,000 डीमन सोल्जर्स रास्ता बनाने के लिए बिखर गए। वो सब वांगलिन को पहचानते थे और माजी के मनाजिर उनके दिलों में आ गए। उनके पुरस्रार साबिक कमांडर के लिए उनके पेचीदा एहसास और खौफ एक बार फिर उनके दिलों में उठाए। यहाँ कुछ डीमन सोल्जर्स नहीं थे और उन्होंने पहले वांगलिन को नहीं देखा था। अगरचे उनके दिलों में शुकूक थे, लेकिन ये देखने के बाद कि लॉर्ड कमांडर्स ने भी उसे रोकने की जुर्रत नहीं की, वो सब बेख्तियार पीछे हट गए। तकरीबन एक पल में वांगलिन के सामने एक लंबा रास्ता नमूदार हुआ और रास्ते के अंत में ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी था। उसकी आंखें अभी भी सर्द थीं, लेकिन अब उसके गिर्द संजीदगी की हवा जमा हो रही थी। उसकी आंखें सर्द थीं, लेकिन वांगलिन की आंखें और भी सर्द थीं। वांगलिन का पूरा जिस्म कभी न पिघलने वाली बर्फ के टुकड़े की तरह था जब वो कदम ब कदम ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास से गुजरा, उसके करीब मौजूद ब्लैक आर्मर्ड डीमन सोल्जर्स ने एक कदम पीछे लिया, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से दम घुटने का एहसास महसूस किया। ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी के गिर्द संजीदा आवरा और भी मजबूत हो गया जब उसने एक दहाड़ मारी और एक कदम आगे बढ़ाया।
इस कदम की वजह से उसका आउरा फौरन बाहर निकला। ये आउरा ना दिखने वाला था, लेकिन आसपास के तमाम डीमन सोल्जर्स ने इसे महसूस किया, जिससे वो बेख्तियार और भी पीछे हट गए। वांग लिन का एक्सप्रेशन अभी भी सर था। वो जरा भी नहीं रुका और कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा। ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी का आउरा वांग लिन के जिस्म पर पड़ते ही बिखर गया और वांग लिन को बिल्कुल मुतासिर नहीं कर सका। वांग लिन एक नज़र में मजबूत आदमी की कल्टीवेशन को देखने के काबिल था। मजबूत आदमी की डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी एक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर थी, जो अभी तक लेट स्टेज के उरूज तक नहीं पहुंचा था। वांग लिन का अपना आवरा हर कदम के साथ पागलों की तरह बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो चलता गया, जमीन पर कोहरा नमूदार होना शुरू हो गया और फैल गया। ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी अपने आवरा के मामले में नुकसान में था, इसलिए उसके दिल में फौरन दम घुटने का एहसास पैदा हुआ। वो लाशऊरी तौर पर एक कदम पीछे लेना चाहता था, लेकिन उसने फौरन खुद को रोकने पर मजबूर किया। वो जानता था कि अगर वो पीछे हटा तो वो अपना मोमेंटम खो देगा और उसका दुश्मन उस मौके का फायदा उठाकर फौरन हमला कर सकता है। लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटा तो वो ना दिखने वाला दबाव उस पर पागलों की तरह जमा होता रहेगा। उसने इस किस्म का दबाव सिर्फ डीमन जनरल का सामना करते वक्त किया था। आखिरकार जब वांग लिन उससे सिर्फ 20 कदम दूर था, ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी जिसकी पेशानी पसीने से ढकी हुई थी चिल्लाया, कमांडर वांग, तुम क्या करने का इरादा करते हो? वांग लिन ने पुरसुकून तरीके से अपना मुंह खोला जब वो आगे बढ़ता रहा। ये मेरा मिलिट्री कैंप है, तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या इरादा है? ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी ने अपने जिस्म पर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया, जैसे लातादाद बड़े पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हों। उसने पीछे हटने की ख्वाहिश को दबाया और चिल्लाया, तुम 1 साल से अधिक अरसे से गायब हो और डीमन जनरल ने बहुत पहले तुमसे कमांडर का ओहदा वापस ले लिया है। 1 साल? तो सिर्फ 1 साल हुआ है। वांग लिन के दिल ने राहत की एक झलक महसूस की, लेकिन उसका आवरा और भी मजबूत हो गया। मेरे 2 साथी कहाँ हैं? जब वांग लिन आर्मी कैंप में दाखिल हुआ तो उसका डिवाइन सेंस फैल गया और उसे ना तो 13 मिला और ना ही हु पाओ। इस लम्हे उसके और ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी के दरमियान सिर्फ तकरीबन 10 कदम थे। ताकतवर ऑरा के झोंके वहशी जानवरों की तरह मजबूत आदमी पर गिर रहे थे। उसने एक कदम पीछे लेने की ख्वाहिश को दबाया, क्योंकि चीफ कमांडर के तौर पर वो किसी कमांडर को खुद पर हावी होने की इजाजत नहीं दे सकता था, वरना उसका ओहदा महफूज नहीं रहेगा, चाहे इस कमांडर की कल्टीवेशन उससे ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो। वैंग लिन ने फौरन नोटिस किया कि मजबूत आदमी अपनी हद तक पहुंच रहा है, इसलिए उसने फौरन रफ्तार बढ़ाई और लगातार 7 कदम उठाए। मजबूत आदमी ने फौरन महसूस किया कि इन 7 कदमों में वैंग लिन का ऑरा पागलों की तरह बढ़ गया है। ऐसा लगा जैसे लातादाद पहाड़ अभी उस पर गिरे हों। वो अब इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बेख्तियार एक कदम पीछे हट गया। मजबूत आदमी ने एक कदम पीछे लिया और उसका अपना दबाव कमजोर हो गया। जवाब में वैंग लिन का दबाव फौरन आसमान को छू गया और उरूज पर पहुंच गया। अच्छा नहीं हुआ। मजबूत आदमी का एक्सप्रेशन बदल गया और उसी वक्त वैंग लिन की आंखें सर्द हो गईं। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और सीधा ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी पर हमला कर दिया। इस लम्हे उसकी पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन तेजी से जाहिर हुई। जैसे ही मजबूत आदमी पीछे हटा, उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए और फौरन एक मुक्का मारा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और आवाज की लहरें आगे बढ़ीं। उसी वक्त उसके जिस्म में मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकली और फौरन तकरीबन 1000 फीट चौड़ा एक ब्लैक टॉर्टॉइज बना लिया। ये ब्लैक टॉर्टॉइज अपनी पीठ और दुम पर लातादाद कांटों से ढका हुआ था। जैसे ही इसकी दुम घूमी, ऐसा लगा कि ये स्पेस को तोड़ सकती है, क्योंकि हवा में काली लकीरें नमूदार हुईं। वैंग लिन हवा में उसकी तरफ बढ़ा, बिजली की तरह तेजी से हरकत करते हुए। उसका अंगूठा हवा में उठा जब उसने फिंगर ऑफ डेथ का इस्तेमाल किया। अब जबकि उसकी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज पर पहुंच चुकी थी, उसकी फिंगर ऑफ डेथ की ताकत कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। अगर ये हकीकत ना होती कि डीमन सोल्जर्स पहले ही पीछे हट चुके थे, तो उनका गोश्त और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी फिंगर ऑफ डेथ ने जज्ब कर लिया होता। बावजूद इसके कि वो पीछे हट गए थे, उनकी कुछ डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी फिर भी फिंगर ऑफ डेथ ने जज्ब कर ली। इस लम्हे आसमानों और जमीन से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें वैंग लिन की उंगली पर जमा हो गई। कुछ डीमन सोल्जर्स जो वैंग लिन से वाकिफ नहीं थे, वो बहुत करीब थे और उन्होंने अपने जिस्मों में खून को उबलते हुए महसूस किया। पलक झपकने में उनके जिस्मों का खून एसेंस में बदल गया और उनके जिस्मों से बाहर उड़ गया।
खुशकिस्मती से उनके साथियों ने तेजी से उन लोगों को जो अपनी जगह जम गए थे वहां से खींच लिया और कत्लेआम को रोक दिया। आसमानों और जमीन वैंग लिन की फिंगर ऑफ डेथ से रंग बदल गए और पूरा कैंप अब तारीकी में ढका हुआ था। मजबूत आदमी के मुक्के से पैदा होने वाली साउंड वेव फौरन खत्म हो गई। वैंग लिन का अंगूठा एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका जब उसने अपने जिस्म के साथ नीचे दबाया। इस लम्हे ऐसा था जैसे 1000 फीट के अंदर हर चीज उसकी उंगली पर जमा हो गई हो। जैसे ही फिंगर ऑफ डेथ नीचे उतरी, ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी को वहम हुआ कि वो आसमानों के खिलाफ लड़ रहा है। मजबूत आदमी ने एक दहाड़ मारी और उसका जिस्म फौरन उसके पीछे ब्लैक टॉर्टॉइस के साथ मिल गया। अब उसकी आंखें डिमोनिक लाइट से भरी हुई थी। इस लम्हे वैंग लिन का आखिरकार एक मुकामी शख्स से सामना हुआ जो मुकामी डिमोनिक स्पेल इस्तेमाल कर रहा था। जिस लम्हे मजबूत आदमी ब्लैक टॉर्टॉइस के साथ मिला, ऐसा लगा कि वो जिंदा हो गया है। जैसे उसने एक दहाड़ मारी और उसकी दुम वैंग लिन की तरफ घूमी। वैंग लिन की आंखें सर्द हो गईं और उसकी फिंगर ऑफ डेथ ब्लैक टॉर्टॉइस की दुम पर दब गई। दुम फौरन इंच बाय इंच टूटना शुरू हो गई और इसने पूरे जिस्म को मुतासिर किया। पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर और नॉर्मल लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के दरमियान एक बहुत बड़ा खला था जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। इस हकीकत का जिक्र न करना कि उसका स्पेल बहुत ताकतवर था, उंगली की ताकत असेंडेंट कल्टीवेटर की ताकत के इंतहाई करीब थी। ब्लैक टॉर्टॉइस का जिस्म टूट गया और मजबूत आदमी का आर्मर टुकड़ों में बिखर गया। वो पीछे हटा और एक घुटने पर झुक गया। डिमोनिक स्पेल्स में वाकई अपनी गैर मामूली ताकतें हैं। वैंग लिन ने सर्द मेहरी से मजबूत आदमी को देखा। अगर ये कोई कल्टीवेटर होता तो उनकी कल्टीवेशन लेवल गिर जाती, लेकिन मजबूत आदमी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगरचे उसके जख्म संजीदा लग रहे थे, लेकिन उसकी बुनियाद को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा था। वैंग लिन का दाया हाथ उसके पीछे पहुंचा और सीमा यान का जिस्म फौरन उसकी तरफ उड़कर आया और उसने उसे पकड़ लिया। मेरे साथी कहाँ हैं? वैंग लिन की आवाज सर्दियों की ठंडी हवाओं की तरह सीमा यान के कानों में पड़ी। रेनिगेड इमोर्टल चैप्टर 563। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। सीमा यन का जिस्म लर्जा। ये आवाज जो उसके कानों में दाखिल हुई उसने उसके पूरे जिस्म को सर्द कर दिया। आपके जाने के आधे साल बाद वो दोनों गायब हो गए। मैं नहीं जानता वो कहाँ गए। वांग लिन ने सर्द मेहरी से सीमा यन को देखा और उस पर मजीद वक्त जाया नहीं किया। उसकी 2 उंगलियां तलवार की शक्ल में बंध गईं और फौरन सीमा यन की भवों के दरमियान इशारा किया। उसने सोल सर्च स्पेल का एक बार फिर इस्तेमाल किया। सीमा यन का जिस्म शिद्दत से ऐठा और उसके सुराखों से खून निकल आया। उसकी आंखें बाहर को निकल आईं जैसे फटने के लिए तैयार हों। वांगलिन का डिवाइन सेंस मुसलसल सीमा यन के जहन को तलाश करता रहा। पिछले साल की यादें वांगलिन के सामने आती रहीं। उसके जाने के आधे साल बाद 13 और हु पाओ के दरमियान तनाज़ा हुआ। हु पाओ ने इंतजार नहीं करने का फैसला किया और ट्राइब वापस चला गया, जबकि 13 ने वांगलिन के लिए यहाँ इंतजार करने का पक्का इरादा किया हुआ था। आखिरकार हु पाओ चला गया, लेकिन वो अपनी रवानगी में कामयाब नहीं हुआ। सीमा यन ने आसानी से हु पाओ को पकड़ लिया और फौज के कवानीन की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर उसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी और उसे डार्क प्रिजन में फेंक दिया। 3 महीने बाद हु पाओ पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। डार्क प्रिजन की हिफाजत बहुत अच्छी थी, इसलिए सीमा यन को भी नहीं मालूम था कि हु पाओ कहाँ गायब हुआ। जहाँ तक 13 का ताल्लुक है, उसने हु पाओ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो सीमा यन का मुकाबला नहीं कर सका। उसने 13 की तमाम मेरिडियंस और हड्डियों को कुचल दिया और उसे कैद खाने में फेंकने ही वाला था ताकि वो हु पाओ की तरह मर जाए। ताहम चीफ कमांडर ने देख लिया और 13 को ले गया। ये मुख्तलिफ यादें वांगलिन की आंखों में नमूदार हुईं। उसकी आंखें और भी सर्द हो गईं जब उसने गुस्से भरी हंसी हंसी और लफ्ज अच्छा 3 बार दोहराया। उसकी आंखों में सर्द महरी और भी बढ़ गई जब उसने सीमा यन की उभरी हुई आंखों को देखा। उसने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट एक्टिवेट किया और सीमा यन का जिस्म फौरन मुरझाना शुरू हो गया। कई सांसों के वक्त के बाद सीमा यन का जिस्म धमाके से फट गया और गोश्त के टुकड़े आसपास के इलाके में गिर पड़े। ग्रे गैस की लकीरें गोश्त के कुछ टुकड़ों से निकलीं और वांगलिन की उंगलियों के दरमियान जमा हो गईं। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार वांगलिन ने गुस्से के आलम में सीमा यन से एक लाइफ सील रिफाइन कर लिया। सीमा यन को कत्ल करने के बाद वांगलिन ने अपने से कुछ फासले पर मौजूद मजबूत आदमी को देखा। सीमा यन की यादों से वही था जिसने 13 को ले गया था, जो मौत के करीब था। वांगलिन ने एक कदम उठाया और मजबूत आदमी के सामने पहुंचा। उसने सर्दमहरी से पूछा, 13 कहाँ है? ब्लैक आर्मर पहने मजबूत आदमी ने वांगलिन को घूरा, फिर उसने कुछ देर सोचा और कहा, क्या आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो वही वहशी है जिसे सीमा यन ने आधे साल पहले बर्बाद कर दिया था?
अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं तो मुझसे पूछना बेफायदा है। डीमन जनरल ने मजबूत जिस्म वाले लोगों को जमा करने का हुक्म दिया था। उस वहशी ने अपनी तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी अपने गोश्त में जमा कर ली थी और अपने जिस्म को रिफाइन करने का एक पुरअसरार तरीका इस्तेमाल किया था। मैंने देखा कि वो डीमन जनरल की शर्तें पूरी करता है, इसलिए मैंने उसे ठीक किया और डीमन जनरल को तोहफे में दे दिया। कमांडर वांग, अगर आप में काबिलियत है तो आपको यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं। क्या आप खुद लॉर्ड डीमन जनरल से पूछने की जुर्रत करते हैं? आप मुतमईन रहें, मैं डीमन जनरल से मुतालिक मामलात के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। मजबूत आदमी ने वांगलिन को देखा और तंज किया। तुमने 13 को बचाया और फिर उसे डीमन जनरल को दे दिया। तुम्हारे आमाल ने एक दूसरे को बराबर कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वांगलिन का एक्सप्रेशन उदास था जब उसका जिस्म धुएं की बादल में बदल गया जो आसमान में उड़ गया और फिर सीधा डीमन जनरल के महल की तरफ उड़ गया। मजबूत आदमी ने ये बात मायूसी के आलम में कही थी। वो वांगलिन से हार गया था और जिंदा रहने की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो चौंक गया। अपना सर उठाकर उसने उफक में वांगलिन को सब्ज धुएं में बदलते देखा। वो थोड़ा हिचकिचाया और कहा, आधे साल पहले डीमन जनरल बंद दरवाजा कल्टीवेशन में चले गए और तमाम ट्रांसफर एरेज बंद कर दिए। अगर आप दाखिल होना चाहते हैं तो वाहिद मुमकिन रास्ता तोड़कर अंदर जाना है। उसने जाते हुए अपने सीने को छुआ। वो शदीद जख्मी था और ठीक होने के लिए अपने महल वापस जाने की जरूरत थी। जैसे ही वांगलिन सब्ज धुएं के बादल में आसमान में उड़ा, उसने अपने डिवाइन सेंस फैलाया और इलाके को स्कैन किया। एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर तमाम ट्रांसफर एरेज जो डीमन जनरल के महल की तरफ जाते थे बंद थे। ये एरेज दूसरी तरफ से बंद किए गए थे और इनका ट्रांसफर एरेज से कोई ताल्लुक नहीं था। जब तक डीमन जनरल खुद उन्हें दूसरी तरफ से ना खोले, इन्हें इस्तेमाल करना नामुमकिन होगा। 13 और हुपाओ को मेरे जरिए एंशिएंट डीमन सिटी लाया गया था, मतलब मैंने उन्हें इसमें घसीटा। असल में जब वो गया था तो उसने गार के अंदर सोने की तवक्को नहीं की थी। हालात के सिलसिले की वजह से उसने 13 और हुपाओ को नुकसान पहुंचाया। इस दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो होती हैं और ऐसी चीजें जो नहीं होती। कल्टिवेटर्स लंबी उम्र और किस्मत से बचने की उम्मीद करते हैं, मुसीबतों से बचने और अच्छी किस्मत से मिलने की। 13 और हुपाओ मेरे करीब नहीं है और उनके लिए डीमन जनरल के महल में घुसना मतलब डीमन जनरल और स्काई डीमन देश के खिलाफ जाना है। मुझे खतरे से होशियार रहना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। इसमें से कुछ भी इस लायक नहीं लगता। ताहम मैं वांगलिन रिवायत की पैरवी नहीं करना चाहता और एक दिन आसमानों का दाव ढूंढना चाहता हूँ। मैं ये महसूस किए बिना जीना चाहता हूँ कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। मैं कोई शरीफ आदमी, कोई खालिक, कोई ईमानदार शख्स या मुनाफिक नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें करना जरूरी होता है। इस नुक्ते नज़र से मैं कल्टिवेटर बनने के लिए मुनासिब नहीं हूँ। ताहम कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी है। अगर मैं 13 को नहीं बचा सकता तो मैं किस दाव का पीछा कर रहा हूँ? वांगलिन ने आसमान की तरफ देखा, उसका दिल पक्का हो गया। मिलिट्री कैंप और डीमन जनरल के महल के दरमियान 6 दरवाजे थे। अगर वो ट्रांसफर एरे इस्तेमाल नहीं कर सकता था तो उसे अंदर जाने के लिए उन्हें एक एक करके तोड़ना पड़ता। 6 दरवाजों के अंदर और बाहर अच्छी तरह से हिफाजत की गई थी और पूरा महल एक फॉर्मेशन से घिरा हुआ था जो ट्रांसपोर्टेशन को रोकता था। वांगलिन छठे दरवाजे के बाहर नमूदार हुआ। दरवाजा 100 फीट से ज्यादा लंबा था और बैरूनी दीवार से जुड़ा हुआ था जिस पर रिस्ट्रिक्शंस मुसलसल झिलमिला रही थी। जिस लम्हे वांगलिन नमूदार हुआ, दरवाजे के पास एक गार्ड की तरफ से चीख आई, आने वाले, रुक जाओ और जल्दी से चले जाओ। अगर तुमने एक और कदम उठाया तो तुम्हें बिना किसी सवाल के कत्ल कर दिया जाएगा। वांगलिन ने अपना सर उठाया और उसकी आंखें सर्द हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली, अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और सेलेस्टियल तलवार फौरन बाहर उड़ गई। तलवार ने वांगलिन के जिस्म के गिर्द चक्कर लगाया और सेलेस्टियल तलवार से वारू की दहाड़ें निकलती रहीं। जिस लम्हे सेलेस्टियल तलवार नमूदार हुई, छठे दरवाजे के बाहर गार्ड्स ने अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखाया और वांगलिन को घूरा। वांगलिन ने एक कदम उठाया जिससे गार्ड्स फौरन आगे बढ़े। उन सब ने वांगलिन को रोकने के लिए अपनी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी लॉन्च की। इन सब डेमोनिक सोल्जर्स का सामना करते हुए वांगलिन रुका नहीं और कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा। सेलेस्टियल तलवार ने वांगलिन के गिर्द हवा को काट दिया। जो कोई वांगलिन को रोकने की कोशिश करता उसे सेलेस्टियल तलवार से गुजरना पड़ता। दर्दनाक कराहों का सिलसिला इलाके में गूंज उठा जैसे वांगलिन सेलेस्टियल तलवार पर कूदा और सीधा दरवाजे की तरफ हमला किया। उसने अभी तक खुद को मुस्तहकम भी नहीं किया था कि स्वॉर्ड एनर्जी की एक लकीर निकली और 6th दरवाजे पर गिरी। धमाका! छठा दरवाजा टूट गया और लातादाद टुकड़े पीछे उड़ गए। इस वक्त 6th और 5th दरवाजे के दरमियान स्क्वायर में हजारों डीमन सोल्जर्स थे। वो 6th दरवाजे के टुकड़ों से फौरन पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जिस लम्हे 6th दरवाजा टूटा, वांगलिन अंदर आ गया। मैं डीमन जनरल से मिलना चाहता हूँ। अगरचे उसकी आवाज पुरसुकून थी, लेकिन उसमें शान का एहसास था जो आहिस्ता आहिस्ता फैल गया। कत्ल! हजारों डीमन सोल्जर्स के मुंह से किलिंग इंटेंट से भरी दहाड़ें निकली।
उनका हुक्म था कि जो कोई भी जब डीमन जनरल बंद दरवाजा कल्टीवेशन में हो, अंदर घुसने की जुर्रत करे, उसे कत्ल कर दो। वांगलिन पुरसुकून था जब उसने हजारों डीमन सोल्जर्स का सामना किया और उसकी आंखें सर्द हो गईं। वो सेलेस्टियल तलवार से कूदा, फिर उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसने उसे लहराया। अचानक एक अजीब हवा नमूदार हुई और स्क्वायर में एक तूफान बन गया। ये तेजी से स्क्वायर में घूमा और जबरदस्ती हजारों डीमन सोल्जर्स के दरमियान से रास्ता बना लिया। वांगलिन सीधा स्क्वायर से गुजरा और फिफ्थ दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो जरा भी नहीं रुका। उसके हाथ ने एक सील बनाई, उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हुई और उसने उसे फिफ्थ दरवाजे पर दबाया। एक धमाके के साथ फिफ्थ दरवाजा फट गया। ताकतवर असर ने दरवाजे के टूटे हुए टुकड़ों को ताकतवर तूफान की तरह हर तरफ उड़ा दिया। फिफ्थ दरवाजे के पार 10,000 डीमन सोल्जर्स को पहले ही पता चल चुका था कि कोई डीमन जनरल के महल में घुसने की कोशिश कर रहा है और वहां पहुंच गए। जिस लम्हे फिफ्थ दरवाजा टूटा, 10,000 से ज्यादा डीमन सोल्जर्स ने दहाड़े मारी और उसी वक्त उनकी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पुरअसरार तरीके से मुत्तहिद हो गई, जिसने डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत दबाव डालने वाला ढेर बना लिया। जिस लम्हे फिफ्थ दरवाजा टूटा, ये डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह बाहर निकली। वांगलिन की कल्टीवेशन के साथ भी उसे बचने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उसी समय उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और प्लैनेट सुजाकू से 3 बेनाम तलवार की मियानें बाहर उड़ गईं। जल्द ही तलवार की मियानों से स्वॉर्ड एनर्जी की 3 लकीरें 3 गुस्से वाले ड्रैगन्स की तरह निकली और डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से टकराईं। धमाकों का सिलसिला पूरे इलाके में गूंज उठा, जिससे ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन कांप रही हो। वांगलिन का जिस्म बिजली की तरह दरवाजे से गुजरा और रास्ता बनाने के लिए सेलेस्टियल तलवार उसके सामने थी। 10,000 डीमन सोल्जर्स ने वांगलिन को आगे जाने से रोकने के लिए डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की एक दीवार बना ली। वांगलिन की आंखें रोशन हुई और उसने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाला। एक झटके से लातादाद रिस्ट्रिक्शंस काले ड्रैगन्स की तरह बाहर निकले और उसके गिर्द घूमने लगे। तलवार की मियानों से स्वॉर्ड एनर्जी, सेलेस्टियल तलवार से स्वॉर्ड एनर्जी और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग से काली रिस्ट्रिक्शन गैस उधार लेते हुए वांगलिन ने तमाम रुकावटों को तोड़ दिया और आगे बढ़ता रहा। इस लम्हे फिफ्थ दरवाजे से हजारों डीमन सोल्जर्स उसके पीछे से आगे बढ़े और वांगलिन को घेर लिया। लॉर्ड डीमन जनरल, वांगलिन मुलाकात की दरख्वास्त करता है। वांगलिन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता फैल गई। उसका मानना था कि अगर डीमन जनरल बंद दरवाजा कल्टिवेशन में भी हो, तब भी वो उसे सुन सकेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डीमन जनरल ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इस लम्हे वांगलिन हर तरफ से डीमन सोल्जर से घिरा हुआ था। अब तक उसने कत्ल ना करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो कत्ल करने पर मजबूर था। घेराव का सामना करते हुए वांगलिन ने अपना अंगूठा उठाया और फिंगर ऑफ डेथ ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। आसमान और जमीन रंग बदल गए और 1,000 फीट के अंदर हर डीमन सोल्जर लर्जा, इससे पहले कि उनके जिस्म मुरझा गए। तमाम गोश्त, खून और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी वांगलिन के अंगूठे में चुस गई। वांगलिन का जिस्म बिजली की तरह चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस लम्हे कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे आधे सेकंड के लिए भी रोक सके। एक पल में उसका अंगूठा चौथे गेट पर उतरा। चौथा दरवाजा धमाके से टूट गया और इस लम्हे एक बूढ़ा साया इसके पीछे से बाहर निकला। इस बूढ़े साये से ताकतवर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी आई। ये डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी एक विशाल पाइथन में बदल गई और वांगलिन को निगलने की कोशिश की। उसी वक्त एक बूढ़ी आवाज चिल्लाई, पीछे हटो। वांगलिन के अंगूठे ने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से बने पाइथन को छुआ। इस लम्हे वांगलिन को एक कदम पीछे हटना पड़ा, लेकिन पाइथन ने दर्दनाक चीख मारी और उसका जिस्म इंच इंच टूट गया। पाइथन के टूटने के बाद बूढ़ा साया लर्जा एक करहा निकाली और खुद को मुस्तहकम करने से पहले उसका जिस्म जबरदस्ती कई कदम पीछे हट गया। वांगलिन ने एक कदम उठाया और सीधा चौथे दरवाजे से गुजर गया। उसके सामने लातादाद बीमन सोल्जर्स के अलावा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी था। वांगलिन इस बूढ़े आदमी से नावाकिफ नहीं था। ये वही शख्स था जो 1 साल पहले स्टीवर्ट के साथ मिलिट्री कैंप आया था। बूढ़े आदमी का चेहरा मुकम्मल तौर पर जर्द था और बेयकीनी का इजहार कर रहा था। उसने वांगलिन को 1 साल पहले देखा था और उस वक्त उनकी कल्टीवेशन लेवल्स तकरीबन बराबर थीं। ताहम जब वो आज दोबारा मिले तो वांगलिन की कल्टीवेशन लेवल में बहुत इजाफा हुआ था। अगर ये हकीकत न होती कि वो डीमन सोल्जर्स की ताकत उधार ले रहा था, उसने अपने जिस्म में तमाम सील्स खोल दी थीं और बुनियादी तौर पर एक चुपके से हमला किया था, तो वांगलिन को एक कदम भी पीछे ना हटना पड़ता। वांगलिन इलाके में दाखिल हुआ और फिंगर ऑफ डेथ की ताकत को दोबारा इस्तेमाल किया। बूढ़े आदमी ने एक दहाड़ मारी जब उसके जिस्म में मौजूद तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ने एक और विशाल पाइथन को बुलाया। उसका जिस्म विशाल पाइथन के साथ मिल गया। फिर उसने वांगलिन को दोबारा निगलने की कोशिश की। चूंकि लॉर्ड डीमन जनरल मुझसे नहीं मिलेंगे, तो मुझे कत्ल करके रास्ता बनाने का इल्जाम मत देना।
वांगलिन की आंखें सर्द हो गईं जब ग्रे स्लॉटर गैस उसकी उंगलियों के दरमियान नमूदार हुई और तेजी से फैल गई। उसकी आंखें अचानक सुर्ख चमकने लगीं, उनमें शिद्दत भरा किलिंग इंटेंट था। इस लम्हे वांगलिन ने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल किया। स्लॉटर ऑरा ने आसमान और जमीन को ढांप लिया। वांगलिन पाइथन से नहीं लड़ा बल्कि डीमन सोल्जर्स में कूद गया। हर बार जब वो अपना हाथ हिलाता, एक स्पेल निकलता और डीमन सोल्जर्स मर जाते। पांचवें और छठे दरवाजों के तमाम डीमन सोल्जर्स को मिलाकर 10,000 डीमन सोल्जर्स ने वांगलिन को घेर लिया। उनकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ने फॉर्मेशंस बनाने के लिए मिलकर काम किया। जब ये फॉर्मेशंस मुकम्मल हो जाते तो वो फौरन डिमोनिक बीस्ट्स या डिमोनिक गैस में बदल जाते। धमाकों और टकरावों का सिलसिला चलता रहा जब फॉर्मेशंस वांगलिन पर हमला करते रहे। इन डीमन सोल्जर्स का सामना करते हुए वांगलिन समझ गया कि एक शख्स के पास आसमान को झुटलाने के लिए काफी ताकत नहीं होती। जब तक किसी की कल्टीवेशन आसमानी ना हो, 10,000 डीमन सोल्जर्स के बनाए गए इन फॉर्मेशन से निकलना बहुत मुश्किल होगा। वो एक शख्स 10, 100, 1000 या 10,000 लोगों को कत्ल कर सकता था। लेकिन एक बार जब वो कत्ल करना खत्म कर देता तो उसकी सारी सेलेस्टियल एनर्जी खत्म हो जाती। वांगलिन के मैजिकल ट्रेजर्स, सेलेस्टियल स्वॉर्ड, हाफ मून ब्लेड, रिस्ट्रिक्शन फ्लैग और स्वॉर्ड शीट्स उसके डिवाइन सेंस से कंट्रोल किए गए ताकि लामहदूद कत्ल शुरू कर सके। इन मैजिकल ट्रेजर्स के मुकाबले में सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का सबसे बड़ा फायदा था। हर बार जब सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट किसी को कत्ल करता तो उसे थोड़ी ताकत मिलती। हालांकि शायद हर 100 में से सिर्फ एक ही ग्रे गैस बनाता, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग कत्ल होते, फर्क कम होता जाता। वांगलिन की आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं जब उसने मुख्तलिफ स्पेल्स इस्तेमाल किए। ताहम उसके आसपास बहुत ज्यादा डिमोनिक सोल्जर्स थे और जब उनकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती तो वो इंतहाई ताकतवर हमले एक्टिवेट कर सकते थे। इसलिए वांगलिन की पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ उसकी सेलेस्टियल एनर्जी बहुत तेज रफ्तार से इस्तेमाल हो रही थी। वांगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी लगाई और बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल जेड्स बाहर उड़ीन और उसके गिर्द घूमने लगीं। उसने तेजी से तमाम सेलेस्टियल जेड्स को खुश्क कर दिया ताकि अपने जिस्म में सेलेस्टियल एनर्जी बहाल कर सके, और ये सिलसिला चलता रहा जिससे वो बड़ी मिकदार में सेलेस्टियल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था। डिमोनिक फिंगर। वांगलिन ने डिमोनिक आइडियल एक्टिवेट नहीं किया बल्कि दूसरे किलिंग स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए अपनी पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन इस्तेमाल की। हवा में मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी फौरन डिमोनिक फिंगर की एनर्जी से पीछे धकेल दी गई। वांगलिन की उंगली मौत के खुदा की तरह नीचे दबी और उसकी उंगली से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी डीमन सोल्जर्स में घुस गई, जिससे उनके जिस्म फट गए। खूनी रंग की रोशनी की लहरों ने आसमान और जमीन को ढांप लिया। वांगलिन आगे बढ़ा और 10,000 डीमन सोल्जर्स के दरमियान से रास्ता बनाकर सीधा तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक उंगली के साथ जमीन पर गोश्त और खून जमा होकर खून से बना ड्रैगन बन गया। ड्रैगन वहां बढ़ा जहां डिमोनिक फिंगर इशारा कर रही थी। पाइथन के अंदर बूढ़े आदमी ने ब्लड ड्रैगन को रोकना चाहा, लेकिन इस लम्हे उसका जिस्म अचानक फट गया। वो डिमोनिक फिंगर से मर गया। डिमोनिक फिंगर से बनाया गया ब्लड ड्रैगन तीसरे दरवाजे पर उतरा। कई जोरदार धमाकों के बाद तीसरा दरवाजा टूट गया। जैसे ही दरवाजा टूटा, 10,000 डीमन सोल्जर्स तीसरे गेट से बाहर निकले। उनके साथ 6 सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। जिस लम्हे वो नमूदार हुए, उन्होंने वांगलिन को निशाना बनाया। वांगलिन ने एक आह भरी। ये उसकी कल्टीवेशन के साथ उसकी हद थी। जो 5 एल्डर्स बाहर आए थे, उनमें से कोई भी लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से कमजोर नहीं था। अपने आसपास 10,000 डीमन सोल्जर्स को शामिल करते हुए वांगलिन जानता था कि अगर वो दूसरे दरवाजे को तोड़ना चाहता है तो उसे अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करना होगा। वो एस किलिंग स्पेल जो सितु नान ने उसे सिखाया था, सबसे ताकतवर किलिंग स्पेल जिसमें आसमान हिला देने वाली ताकत है, जो लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल के बहुत करीब है। तीसरा किलिंग स्पेल। डीमन लैंड का सिर्फ फौजी ताकत के बारे में होना वाकई सच है। अगर मेरे पास कोर फॉर्मेशन स्टेज पर लाखों डीमन सोल्जर्स होते तो असेंडेंट कल्टीवेटर भी हार जाता। अगर मेरे पास लाखों कोर फॉर्मेशन डीमन सोल्जर्स, कुछ कमांडर्स और चीफ कमांडर की कल्टीवेशन लेवल वाला जनरल होता तो मैं लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर का भी मुकाबला कर सकता था। अगर मेरे पास करोड़ों डीमन सोल्जर्स, कुछ डीमन जनरल्स और चंद कमांडर्स के साथ डीमन एम्परर की ताकत होती तो भी यही होता। मैं उन लोगों से भी नहीं डरता जो येन और यांग के स्टेज में कदम रख चुके हैं। वांगलिन ने 10,000 डीमन सोल्जर्स और लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर 5 एल्डर्स का सामना करते हुए एक आह भरी। फिर उसने अपनी दाईं छोटी उंगली उठाई और आहिस्ता से एक गोला बनाया। अंडरवर्ल्ड। वांगलिन ने आहिस्ता से एक लफ्ज कहा।
अंडरवर्ल्ड फिंगर 3 किलिंग स्पेल्स का किलिंग स्पेल था, ऐसी चीज जो लो क्वालिटी सेलेस्टिव स्पेल के बहुत करीब थी। यहाँ तक कि सितुनान भी ये वांगलिन को सिखाने में बहुत हिचकिचाया था। एक उंगली के साथ आसमान अचानक तारीक हो गया और बिजली गिरी। उसी वक्त आसमान एक विशाल हाथ के जोड़े से खुलता हुआ महसूस हुआ, जब एक विशाल पहाड़ और नदी की पेंटिंग नमूदार हुई जिसने उफक को ढांप लिया। इस अंडरवर्ल्ड फिंगर ने वांगलिन के डोमेन को एक्टिवेट किया। लामहदूद ग्रे गैस की लकीरें स्क्रोल से निकली और नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से दूसरी अंडरवर्ल्ड फिंगर में बदल गईं। वांगलिन के बाल हवा के बगैर हिले, उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं और ग्रे गैस ने उसके जिस्म को घेर लिया। वो दूसरी अंडरवर्ल्ड फिंगर के साथ जुड़ रहा था जो लाइफ एंड डेथ स्क्रोल से बनी थी। एक उंगली के साथ वांगलिन को घेरे हुए 10,000 डीमन सोल्जर्स सब लरस गए जब उनके सरों से ग्रे गैस की लकीरें निकली और लाइफ एंड डेथ स्क्रोल की अंडरवर्ल्ड फिंगर के साथ मिल गईं। उसी वक्त वांगलिन हवा में उठा और उस अंडरवर्ल्ड फिंगर के साथ मिल गया। इस लम्हे सिर्फ वो उंगली बाकी रह गई थी, एक उंगली जो अंडरवर्ल्ड की तरफ इशारा कर रही थी। अंडरवर्ल्ड फिंगर के साथ मिलने के बाद वांगलिन अचानक दूसरे गेट की तरफ बढ़ा। वो 5 बूढ़े आदमी जिनकी कल्टीवेशन लेवल्स लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर थीं, अंडरवर्ल्ड फिंगर की ताकत से हैरान रह गए। लेकिन उन्होंने अपने दांत भींचकर वांगलिन को रोकने के लिए अपने जिस्म में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की। ताहम उन्होंने अंडरवर्ल्ड फिंगर की ताकत को कम समझा। जब वांगलिन मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था तो वो सन थाओ से लड़ने के काबिल था जो मिड स्टेज एसेंडेंट पर था। हालांकि वो आखिर में हार गया, लेकिन उसने सन थाओ को बड़ा सदमा दिया। इस लम्हे वांगलिन की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज पर थी, इसलिए अंडरवर्ल्ड फिंगर एसेंडेंट कल्टीवेटर्स को धमकाने के लिए काफी थी। ये वांगलिन का असली एज था। एक उंगली के साथ 5 एल्डर्स ने खून थूका। वो पांचों बेख्तियार पीछे हट गए और वांगलिन को आधा कदम भी रोकने के काबिल नहीं थे। वांगलिन के करीब पहुंचने से पहले ही दूसरा दरवाजा वांगलिन की अंडरवर्ल्ड फिंगर के दबाव से तबाह हो गया। दूसरे दरवाजे के पीछे कोई डीमन सोल्जर नहीं था, सिर्फ एक शख्स था। ये शख्स बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखें बिजली की तरह थीं। जिस लम्हे दूसरा दरवाजा टूटा और वांगलिन की अंडरवर्ल्ड फिंगर करीब आई, उसने एक दहाड़ मारी। उसके हाथ ने कल्टीवेटर की तरह सील्स बनाई और सील्स एक के ऊपर एक जमा हुई। फिर उसने उन्हें आगे धकेला। ऐसी आवाज आई जैसे तूफान इलाके से गुजर रहा हो, जब वांगलिन की अंडरवर्ल्ड फिंगर उसके हाथ से 3 इंच दूर रुकी। वांगलिन की अंडरवर्ल्ड फिंगर और इस शख्स के हाथ के दरमियान एक छोटा गोला बन गया। ये मुकम्मल तौर पर सफेद था और इसके अंदर काली बिजली हरकत कर रही थी। छोटे शख्स ने 3 सांसों के वक्त तक बर्दाश्त किया, फिर पीछे हटने पर मजबूर हुआ और जमीन पर 2 गहरे निशान छोड़े। वो अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटा, बल्कि वांगलिन की अंडरवर्ल्ड फिंगर ने उसे पीछे धकेला। उसे 100 फीट से ज्यादा पीछे धकेला गया। फिर उसने एक दहाड़ मारी और खुद को रोका। वांगलिन की अंडरवर्ल्ड फिंगर उससे 3 इंच दूर थी और वॉर्टेक्स की तरह उसकी जिंदगी को चूस रही थी। कमांडर वांग, मैं डीमन जनरल के तहत नंबर 1 चीफ कमांडर हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं डीमन जनरल से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसके पीछे 10,000 डीमन सोल्जर्स से बड़ी मिकदार में ग्रे गैस उसके पीछे 10,000 डीमन सोल्जर से बड़ी मिकदार में ग्रे गैस निकली। ग्रे गैस हर तरफ से आई और तेजी से उसके जिस्म में दाखिल हो गई। ये अंडरवर्ल्ड फिंगर की ताकत थी। बड़ी मिकदार में ग्रे गैस उसके जिस्म में दाखिल हुई। वैंगलिन दिल ही दिल में जानता था कि हर लकीर एक जिंदगी थी। जिस्म के अंदर ग्रे गैस के साथ अंडरवर्ल्ड फिंगर की ताकत अपने उरूज पर पहुंच गई। छोटे शख्स ने फौरन अंडरवर्ल्ड फिंगर के उरूज की ताकत महसूस की। उसका एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया जब वो पीछे हटता रहा। इस बार उसे पहले दरवाजे तक पीछे धकेल दिया गया और एक जोरदार धमाके के साथ पहला दरवाजा टूट गया। उसी वक्त छोटे शख्स ने खून का घूंट थूका और एक तरफ फेंक दिया। इस लम्हे पहले दरवाजे से एक लंबा साया बाहर निकला। उसने बिल्कुल बात नहीं की और सीधा वैंगलिन की अंडरवर्ल्ड फिंगर पर मुक्का मारा। उस लम्हे वैंगलिन ने मुक्के के अंदर बैटल इंटेंट को वाज़ेह तौर पर महसूस किया। 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट। फिस्ट इंटेंट सैलाब की तरह नीचे गिरा। पहला कोलैप्स, दूसरा कोलैप्स, तीसरा कोलैप्स। पलक झपकने में फिस्ट इंटेंट के 10 कोलैप्सेस उमड़ आए, हर एक पिछले से ज्यादा ताकतवर। 7वां कोलैप्स, 8वां कोलैप्स, 9वां कोलैप्स। बेइंतहा फिस्ट इंटेंट आसमानों और जमीन के साथ मिला हुआ लग रहा था जब ये नीचे गिरा। ग्रे गैस घनी हो गई और वैंगलिन की आंखों में किलिंग इंटेंट वहशी हद तक पहुंच गया।
10वां कोलैप्स। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर वैंग लिन और साए के दरमियान जमीन पर लहरें नमूदार हुईं और तेजी से हर तरफ फैल गई। ये समंदर पर लहर जैसा बन गया और 5 किलोमीटर से ज्यादा फैल गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।